तो चलिए आज बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कला और प्रशासन ने मिलकर प्राचीन दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक को बनाया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे साथ है। चलिए शुरुआत करते हैं एक प्राचीन यात्री के इन हैरान कर देने वाले शब्दों से। जरा सोचिए, जब उसने पाटलिपुत्र में मौर्य महल देखा होगा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ होगा। उसे लगा कि ये इंसानों का नहीं बल्कि देवताओं का काम है। ये शब्द हमें मौर्यों की सोच और उनके काम के विशाल पैमाने का एक अंदाजा देते हैं। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कैसे एक साम्राज्य ने पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया, सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि पत्थर यानी अपनी कला और शास्त्र यानी अपने ज्ञान और नियमों के जरिए। हम कठोर शक्ति और नरम शक्ति दोनों के इस्तेमाल को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस कला की जिसे खास तौर पर साम्राज्य की ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था। इसका सेंटर था भव्य राजधानी पाटलिपुत्र। ये कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, ये दुनिया को एक संदेश था, ताकत का एक खुला ऐलान। मौर्यों का शाही महल ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। एक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज को भी कहना पड़ा कि ये ईरान के सूसा और एकबताना के महलों से भी ज्यादा शानदार है। सोचिए, एक ऐसा हॉल जिसमें 80 खंबे लगे हों, ये शक्ति और दौलत का जीता जागता सबूत था। अच्छा, अब आते हैं मौर्य शासन के सबसे जाने पहचाने प्रतीकों पर, यानी अशोक के स्तंभों पर। ये स्तंभ पूरे उपमहाद्वीप में लगाए गए थे। ये महज पत्थर के खंभे नहीं थे, ये साम्राज्य की मौजूदगी का ऐलान करते थे। इन स्तंभों की खासियतें कमाल की हैं। पहली बात, ये एकाश्मिक थे, मतलब पत्थर के एक ही विशाल टुकड़े को तराशकर बनाए गए। दूसरी चीज, इनकी सतह पर एक खास किस्म की पॉलिश होती थी जिसे मौर्य पॉलिश कहते हैं। ये पॉलिश इतनी जबरदस्त थी कि आज भी शीशे की तरह चमकती है। वाकई ये सिर्फ स्तंभ नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और कला के बेजोड़ नमूने थे। और देखिए, इन स्तंभों का एक तय डिजाइन होता था। सबसे नीचे होता था लंबा सा शाफ्ट जो ऊपर की ओर पतला होता जाता था। उसके ऊपर उल्टे कमल की आकृति, फिर एक चौकी या अबेकस और सबसे ऊपर किसी जानवर की शानदार मूर्ति। हर एक हिस्से को बड़ी बारीकी से बनाया गया था और हर हिस्से का अपना एक मतलब। अब एक बहुत मजेदार बात, कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य स्तंभों का आइडिया ईरान के अकेमेनिड स्तंभों से आया था, लेकिन जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो साफ पता चलता है कि मौर्य स्तंभ बिल्कुल अलग थे। वे एक ही पत्थर से बने थे और आज़ाद खड़े रहते थे, जबकि ईरानी स्तंभ टुकड़ों में बनते थे और किसी इमारत का हिस्सा होते थे। तो ये कोई कॉपी नहीं थी, बल्कि ये उनका अपना एक बिल्कुल नया अंदाज था। और इस कला का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सारनाथ का सिंह शीर्ष। 4 शेर जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। ये उस जगह को मार्क करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसकी चौकी पर बने जानवर भी बहुत सिंबॉलिक हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक प्राचीन साम्राज्य का ये 2300 साल पुराना प्रतीक आज भी जिंदा है। जी हां, यही सारनाथ का सिंह शीर्ष आज आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारी ऑफिशियल मोहर। ये मौर्य विरासत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन बात सिर्फ स्तंभों तक ही नहीं रुकी। मौर्यों ने धार्मिक मकसदों के लिए आर्किटेक्चर के नए तरीके भी शुरू किए। इससे हमें उनके शाही संरक्षण का एक दूसरा पहलू भी दिखता है, जो था धार्मिक सहिष्णुता का। सोचिए, पूरी की पूरी एक चट्टान को अंदर से खोखला करके गुफाएं बना दी गईं। ये एक बिल्कुल नई स्टाइल थी जिसे अशोक ने शुरू किया। और सबसे खास बात यह थी कि अशोक ने ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के संतों को दान में दी थीं, जो बौद्ध नहीं थे। ये दिखाता है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता था। तो ये तो हुई शाही कला की बात, लेकिन आम लोग क्या कर रहे थे? उनकी दुनिया कैसी दिखती थी? इसका जवाब हमें मिलता है उस दौर की लोक कला में, जो हमें आम लोगों की जिंदगी और उनकी मान्यताओं की एक झलक देती है। इस आर्ट में हमें यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती हैं, जो उस समय के लोकप्रिय देवी देवता थे। दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति तो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। ये कला शाही कला की तरह फॉर्मल नहीं थी, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो हमने कला और आर्किटेक्चर की बात तो कर ली, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ पत्थर से तो नहीं चल सकता था, है ना? उसे चलाने के लिए चाहिए थी एक मजबूत सोच, एक सिस्टम। और वो सिस्टम था कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र को लिखने वाले थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। वो एक जीनियस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी तुलना अक्सर यूरोप के मैकियावेली से की जाती है, पर मजे की बात यह है कि कौटिल्य मैकियावेली से सदियों पहले हुए थे। अर्थशास्त्र में पूरे 6000 श्लोक या छंद हैं। ये कोई छोटी मोटी गाइडबुक नहीं थी, ये तो राजकाज, अर्थव्यवस्था और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया थी, एक राजा के लिए परफेक्ट हैंडबुक। ये किताब भी क्या गजब तरीके से ऑर्गेनाइज्ड थी। इसमें राजा के कर्तव्यों से लेकर कानून व्यवस्था, जासूसी, विदेश नीति और युद्ध की रणनीतियों तक हर चीज के बारे में विस्तार से बताया गया था। इससे पता चलता है कि मौर्यों का प्रशासन कितना ज्यादा व्यवस्थित और कुशल था। अब जरा उनकी इकोनॉमी की बात करें। एक शब्द आता है सीता। इसका मतलब था वो इनकम जो सरकार की अपनी खेती की जमीन से आती थी। ये पैसा सीधे शाही खजाने में जाता था और राज्य के खर्चों को पूरा करने में मदद करता था। और सीता से अलग था भाग। भाग वो टैक्स था जो किसान अपनी निजी जमीन की पैदावार में से एक हिस्से के रूप में सरकार को देते थे। सीता और भाग, इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। इससे पता चलता है कि मौर्यों ने अपनी विशाल अर्थव्यवस्था को कितने सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज किया। तो मौर्यों की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि एक महान साम्राज्य सिर्फ फौज के दम पर नहीं बनता। उसे बनाने के लिए शक्ति के प्रतीक भी चाहिए, जैसे उनके स्तंभ और महल, और शासन चलाने के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट भी, जैसे उनका अर्थशास्त्र। उनकी विरासत पत्थर में भी लिखी है और शब्दों में भी, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।